देश के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, क्या आप यह हलफनामा देंगे कि बिहार में एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा? आप हलफनामा देंगे कि बिहार में 7.89 करोड़ वोटर के घर तक बीएलओ गए? आप हलफनामा देंगे कि 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म सही तरीके से भरे गए? क्या आप हलफनामा देंगे कि बीएलओ के फर्जी दस्तखत से लाखों फॉर्म नहीं भरे गए? क्या आप हलफनामा देंगे कि बिहार में एसआईआर में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है? क्या आप हलफनामा देंगे कि लाखों वोटर की जानकारी के बिना उनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं? क्या आप हलफनामा देंगे कि बिहार में 65 लाख नाम कटने में कोई चूक नहीं हुई है? क्या आप हलफनामा देंगे कि कोई ऐसा वोटर नहीं जिसका नाम गलत तरीके से कटा हो? क्या आप हलफनामा देंगे कि बिहार में वोटर को फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट दिया गया? क्या आप हलफनामा देंगे कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़ने के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? क्या आप हलफनामा देंगे कि वोटिंग के दिन एक्स्ट्रा वोट बढ़ने के मामले में महाराष्ट्र में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? क्या आप हलफनामा देंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हुई? क्या आप हलफनामा देंगे कि समाजवादी पार्टी ने आपको कोई हलफनामा नहीं दिया था? इतने सवाल, इतने हलफनामे का जिक्र मैंने क्यों किया? जाहिर है मुख्य चुनाव आयुक्त कोई हलफनामा नहीं देंगे। वो मानते भी नहीं कि उनकी कोई ऐसी जवाबदेही है कि वो झूठ बोल जाएं, वो फर्जी दावे कर दें, वो तथ्यों से दूर जाकर डायलॉगबाजी कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके झूठ को, उनके फर्जी दावे को कोई जवाब दे तो वो फिर माने कि हां उनसे चूक हुई। वो इन सब से ऊपर खुद को मानते हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। और मैंने ये सारे सवाल क्यों कहे कि क्या आप हलफनामा देंगे? क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने लगभग 80-85 मिनट, जितनी देर भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, छुट्टी के दिन रविवार को बाकी 2 चुनाव आयुक्तों के साथ अपनी छुट्टी खराब करके, उसी दिन जिस दिन बिहार से राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी, उसी दिन छुट्टी खराब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें फिल्मी डायलॉग की तरह, बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग, कई बार लग रहा था कि तयशुदा ढंग से उनको क्या कहना है, इसलिए आए और सीधे सीधे नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर नाम नहीं लिया, कि या तो राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा देना होगा या राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। और राहुल गांधी ने जो कहा उसको गलत साबित करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इसलिए मैंने कहा कि जब चुनाव आयुक्त फर्जी दावे कल कर रहे थे, जितने सवाल मैंने शुरू में पूछे उसके सबूत हैं कि कैसे बिहार में एसआईआर में फर्जी वोटर जुड़े, सबूत हैं। हम जैसे रिपोर्टर्स ने सबूत जुटाए हैं, दिखाए हैं वीडियो पर। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है एडीआर का, याचिकाकर्ताओं का, जिस हलफनामे के बाद और जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, हंटर लगा, और उसके बाद चुनाव आयोग के देवर ढीले पड़े और 65 लाख की जानकारी देने को मजबूर होना पड़ा। उस हलफनामे में उस रिपोर्ट्स का जिक्र है, उन रिपोर्ट्स का जो साबित करता है कि बिहार में 7 करोड़ 24 लाख लोगों के घरों तक या 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घरों तक बीएलओ नहीं गए। एक जगह दफ्तरों में बैठकर, सरकारी दफ्तरों में बैठकर सैकड़ों मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ ने बिना उनकी जानकारी के फर्जी दस्तखत से भरे। यही वजह है कि मुर्दे के भी फॉर्म भरे गए, मृतकों के फॉर्म एक बूथ पर 20-20, 30-30 भरे गए, और बहुत सारी बातें उसी रिपोर्ट में, उन्हीं तमाम रिपोर्ट्स में, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में, जिसको खारिज करते हुए झूठे दावे करते रहे चुनाव आयुक्त, उस पर आते हैं। और कुछ रिपोर्टर ने कल जबरदस्त सवाल पूछे, उन सवालों से बचने की चालाकी का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। 5-5 के झुंड में सवाल पूछे जा रहे थे, 5 सवालों का गुच्छा, और उसमें से मन मुताबिक वो 1-2 सवाल को स्किप कर रहे थे और गोलमोल जवाब दे रहे थे। उस पर भी आएंगे और उन रिपोर्टर्स की तारीफ करूंगा जिन रिपोर्टर्स ने वो सवाल तो पूछे, लेकिन चुनाव आयुक्त महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि उस सवालों को कैसे जलेबी जैसा उसका जवाब देकर उलझा सकते हैं, ये उन्होंने कोशिश की। उस पर आने से पहले और उन रिपोर्टर्स के सवालों को भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। इस बीच हुआ ये कि राहुल गांधी ने उसके बाद भी रात में, और मैं हूं अभी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में, मैं रात में औरंगाबाद में था, अभी गया की तरफ जा रहा हूं,
और बिहार में लगातार मैं रहूंगा। मैं ऐसे मतदाताओं तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए, जिनकी डेड लिस्ट में है, शिफ्टेड लिस्ट में है। इसलिए आपको ऐसी कोई सूचना हो, आप उसके शिकार हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। लेकिन आज ये हुआ कि विपक्षी दलों की तरफ से संसद परिसर में नारे लगे, वोट चोरी के आरोप लगे और सबके हाथ में, समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में वो शपथ पत्र था, जो शपथ पत्र समाजवादी पार्टी ने बूथों में गड़बड़ी, वोटों में गड़बड़ी, फर्जीवाड़े को लेकर शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे थे। उस शपथ पत्र के साथ आज प्रदर्शन किया संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और तमाम लोग थे। और चुनाव आयोग क्या कहता है? झूठी बात कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया। इसलिए मैंने कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको सुनाता दिखाता हूं। वो शपथ पत्र बांटते हुए दिखे आज संसद परिसर में, रिपोर्टर को भी दिया। लेकिन देश का मुख्य चुनाव आयुक्त डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है। डंके की चोट पर जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को नकार कर, उन तथ्यों पर अपने झूठ का लेयर चढ़ा रहा है और डंके की चोट पर रविवार के दिन, छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को या मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोपों को जमींदोज करने की, बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। उसको भी जरा सिलसिलेवार ढंग से, और जितने दिन मैं बिहार में रहूंगा बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन जब आंखों पर बेशर्मी का ऐसा पर्दा चढ़ाओ, चश्मा चढ़ाओ कि आपको सच दिखे नहीं, तो फिर आपको कोई दिखा नहीं सकता। यह अलग बात है कि चुनाव आयुक्त महोदय ने इस पर भी कुछ लेक्चर और ज्ञान दिए, उस पर भी आगे आते हैं। लेकिन पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, 1.5 मिनट का उनका बयान है। मैं चाहता हूं वो बयान आपको सुनाऊं जो अखिलेश यादव ने संसद परिसर में कहा। जरा उस बयान को सुनिए। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक सुनिए, आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए अधिकारी हटाए गए। बस यही अखिलेश यादव उस हलफनामे की कॉपी रिपोर्टर्स को दिखा रहे हैं, जिस हलफनामे को की पावती, एक्नॉलेजमेंट है उनके पास, और उसके बाद उससे इनकार कर रहा है चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त की उन्हें कुछ नहीं मिला। तो एक तरह से सरासर झूठ, सरासर फर्जी दावे किए गए और इसके सबूत हैं। ये कई ऐसी एजेंसियां, ऐसे जो विसिल ब्लोअर्स हैं, ऐसे लोग जो चुनावी डेटा पर काम करते हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि किस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच बड़े पैमाने पर वोटों में इजाफा हुआ, वोट जोड़े गए, और उसके बाद किस तरह से 5 बजे के बाद, वोटिंग के दिन शाम के 5 बजे के बाद वोटों में, मतलब मतदान में इजाफा हुआ। तयशुदा ढंग से ये सब किया गया। इसके सबूत हैं, कई रिपोर्ट्स है और विस्तार से वो रिपोर्ट्स जो वोटों में गड़बड़ी हुई उसके खुलासे करती है, उसकी तस्दीक करती है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सबको खारिज करते रहे। अब विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम महाभियोग की तैयारी करेंगे, ऐसी कुछ खबरें आ रही। हालांकि चूंकि संसद में बहुमत है, इसलिए महाभियोग
एक रस्म अदायगी होगी, और वो ऐसी रस्म अदायगी भी लोकतंत्र में जरूरी है। अगर चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त पर भरोसा ना हो विपक्ष का, जो चुनाव आयुक्त बेशर्मी के साथ, जो चुनाव आयुक्त एकदम मोटी चमड़ी के साथ और मूर्खतापूर्ण दलीलें, जो दलील सामने देखकर सुनकर लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, गले नहीं उतरती है, वो दलीलें देकर चले गए और विपक्ष को एक तरह से, विपक्ष के या उन तमाम आरोपों को खारिज करके चले गए। जिस चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी, जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह चुका था कि हम 65 लाख लोगों के बारे में नहीं बताएंगे, उसे बताने को बाध्य होना पड़ा। वो चुनाव आयुक्त कह रहा है सीसीटीवी वो मांग रहे हैं, हम कैसे दें, और उसमें माताओं बहनों की आड़ ले रहे हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, कि प्राइवेसी का मामला है। तो बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं प्राइवेसी का मामला कैसे, उसमें पोलिंग सेंटर के भीतर जाने आने की तस्वीरें, उसमें प्राइवेसी क्या है? वो कहीं ऐसी प्राइवेट प्लेस का वीडियो नहीं है, और 45 दिन तक प्राइवेसी नहीं है, 45 दिन के बाद प्राइवेसी है। ये क्या लॉजिक है? उसके पहले तो जो इनके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कह चुके थे कि अगर सीसीटीवी प्रोवाइड कर दें तो शायद, अगर मुझे याद आ रहा है कि कुछ 3600 दिन 3600 दिन लगेंगे उसको देखने में, शायद ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था कि सैकड़ों नहीं हजारों दिन लगेंगे सीसीटीवी को देखने में। अब ये माताओं और बहनों और बहुओं की आड़ ले रहे हैं। क्या सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब चुनाव आयुक्त को देना चाहिए था, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और कैसे उन सवालों को डक किया? क्यों नहीं उन सवालों का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया? मैं बिहार में एसआईआर की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त गोलमोल ढंग से कैसे बताते रहे कि जो लोग सवाल उठाते हैं, पहले तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कल नोट किया था, उन्होंने कहा कि एसआईआर में डोर टू डोर जाना होता है। हमारे बीएलओ 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर जाकर बीएलओ ने फॉर्म दिया, 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म 30 दिन के भीतर वापस मिले। अब मैं एक चुनौती देता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अगर ये मैं साबित कर दूं कि 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घरों तक, छोड़िए इनमें लाखों लोगों के घरों तक नहीं गए, हालांकि वो साबित हो रहा है, आप इतनी मोटी चमड़े के हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग हमारे कैमरे पर बोल रहे हैं और रिपोर्टर्स कलेक्टिव और ऐसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया उनके प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। अगर बीएलओ ने दफ्तरों में बैठकर, वीडियो हमारे पास है, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये फुलवारी शरीफ के एक बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में कैसे बीएलओ वहां बैठकर और सुपरवाइजर बैठकर वहां जो फॉर्म है उस पर खुद ही अपलोड, जिस फॉर्म को कर रहे थे उसमें आधा अधूरा था, कहीं नाम था, कहीं दस्तखत था, कहीं नाम नहीं था, कहीं दस्तखत नहीं था, बहुत सारी ऐसे स्थिति में फॉर्म अपलोड हो रहे थे। और उस फॉर्म अपलोड होते वक्त माना कि ये गड़बड़ी है, बगल में बैठी सुपरवाइजर लेडी जो भी थी, उन्होंने कहा कि बीएलओ की गलती है, और उन तस्वीरों की वजह से, उस खुलासे की वजह से मुझ पर एफआईआर हुई। तो वो बीएलओ वहां क्या कर रहे थे, वो कैसे फॉर्म वहां भरे जा रहे थे, या फॉर्म अपलोड हो रहे थे अधूरे फॉर्म। एक बात, फुलवारी शरीफ का दूसरा वीडियो मैंने दिखाया, उसका भी पहले डीएम ने खंडन किया था, लेकिन बाद में उसका जवाब दिया पटना डीएम का हमने। उन्होंने कहा यहाँ मुर्दा लोगों की लिस्ट बन रही है, एएसडी बोलते हैं, एब्सेंट, डेथ, डेड और शिफ्टेड, लेकिन उसमें हमने जिंदा लोग निकाले कि बीएलओ बैठकर एक दफ्तर में फुलवारी शरीफ में लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, इनोमरेशन फॉर्म खुद भर रहे हैं। तो जब ये खुद भरते हुए ऐसे मिले, कई गांव में जहां जा रहा हूं वहां लोग बोल रहे हैं मुझे कोई मिला नहीं, मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं, मैंने फॉर्म देखा नहीं, मेरे फॉर्म भर दिए गए, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयुक्त महोदय कि 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर जाकर फॉर्म दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। एक मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता देता हूं। कल के वीडियो में मैंने बोला था, पहले मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। पहले मेरी मां दिल्ली और गुड़गांव में रहती हैं अक्सर, अभी 7 महीने से गुड़गांव में है, गुरुग्राम में मेरे ब्रदर के पास, बेगूसराय में उनका बूथ है, वोट है, वो नहीं गई हैं 7 महीने से, उनका भी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है। सरकारी नौकरी में रही है, मेरे फादर जुडिशरी में रहे, नाम कटने का सवाल नहीं होता तो बड़ी बात होती, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट 11 में से 10 उनके पास होगा, 8 होगा, लेकिन उनके दस्तखत के बिना, मेरी मां के दस्तखत के बिना, उनकी जानकारी के बिना उनका फॉर्म भर के एनुमरेशन किसी ने जमा किया। और जब ड्राफ्ट लिस्ट में हमने नाम देखा, तब देखा कि उनका नाम आया हुआ है, लेकिन मां ने कहा छोड़ दो, कोई किया होगा तो अब किसी ने किया होगा, फिर मैंने छोड़ दिया, चलो अब ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा तो है, तो ये फर्जीवाड़ा साबित होता है। आप कहते हैं 0 जो मकान है नंबर, उन लोगों के घरों के नंबर हैं जो गरीब लोग हैं, वहां भी आपने चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला और गलत तरीके से कहने की कोशिश की। वो गरीब लोग जिनका कोई मकान नंबर नहीं है, उनके मकान के नंबर
जो कंप्यूटर से जब भरे जाते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेशनल नंबर 0 आ जाता है। जिनके घरों के नंबर नहीं है वहां क्या करे चुनाव आयोग? क्या डायलॉग दिया ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन 0 नंबर नहीं है प्रभु। मैंने दिखाया और बताया है कि मुजफ्फरपुर, जमुई, समस्तीपुर, पटना, कई जगह, बेगूसराय 2 नंबर, 27 नंबर, 3 नंबर, ऐसे नंबर के घर हैं जिसमें 150, 200, 250, 300 हर जाति हर धर्म के वोटर हैं। लेकिन उसके 1 नंबर पहले 2 नंबर में अगर गड़बड़ है तो 3 सही है, सही दिख रहा है, मतलब 10-12 लोग हैं या 4 सही। ये कौन सा कंप्यूटर का नेशनल नंबर है जिसमें आप इस तरह से नंबरिंग कर ले रहे हैं? और कि 1 से 40 तक अगर घर के नंबर हैं उसमें से 1 नंबर में आपका 150 या 200, 250 वोटर दिख रहा है और बाकी नंबर में 10, 12, 8 दिख रहे हैं। तो कैसे करें कि कंप्यूटर का नेशनल नंबर और घर का सवाल है? मैं इससे सहमत हूं कि बहुत जगह ऐसे घर के नंबर नहीं होते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं नहीं होते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है फर्जीवाड़ा या गलत तरीके से, ये बीएलओ जाके कर रहा है क्या? ये कैसे हो रहा है? किसके दबाव में हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसके सवाल का जवाब जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कहा कि 80,000 ऐसे वोटर्स हैं जो फेक और रॉन्ग एड्रेसेज पर 3 कंस्टिट्यूएंसी में दर्ज हैं उनके नाम। और आयुषी कार और विष्णु नारायण की रिपोर्ट है जिसमें 20 से लेकर 500 तक ऐसे वोटर हैं जो एक साथ, जिनके नाम जो एक साथ रहते नहीं हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं और वो रजिस्टर्ड हैं एक पते पर। इस तरह से रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है। आप इन सब चीजों को खारिज करने के लिए आपने कल कहानियां सुनाई मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने। एक झूठ हो तब बात करें। झूठों का पहाड़ कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने खड़ा किया है। अब जैसे कई सवाल कल चुनाव आयुक्त से पूछे गए, मुख्य चुनाव आयुक्त से, और बहुत चालाकी से उन सवालों से बचे। जैसे उनसे इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दामिनी नाथ ने एक जरूरी सवाल पूछा। दामिनी नाथ ने बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग की थी, मतलब जबरदस्त, मतलब एक्सप्रेस की शुरुआती रिपोर्ट दामिनी नाथ और संतोष सिंह ने की थी। दामिनी नाथ ने सवाल पूछा और सवाल से कैसे बचे मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको देखिए और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि चुनाव आयोग की चालाकी क्या थी। और ऐसे सवालों का जवाब नहीं देकर, झूठ बोलकर, फिर चुनाव आयुक्त ठीक है हलफनामा नहीं देंगे लेकिन डंके की चोट पर कहेंगे क्या कि चुनाव आयुक्त जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों को चुनाव आयुक्त अगर गलत साबित कर दे कि बिहार में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है तो मैं मान लूं, लेकिन कोई बताने कहने वाला है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है नहीं। दामिनी नाथ ने सवाल पूछा कल, हालांकि मैं सवाल वो चाहता हूं स्क्रीन पर लगा दें जो सवाल है दामिनी नाथ का, और उसके बाद इसके इसी वीडियो में बताते हैं कि इसका जवाब दिया कि नहीं उन्होंने। लगाइए सवाल। Damini Nath from the Indian Express. Sir, 7.24 crore electors forms were received as of 1st August. So how many of these submitted documents along with that? And now that 15 days are over, how many more documents have been made for these electors? And the other question I have is regarding, recommended by BLO and not recommended. What is the basis on which BLO will recommend or not recommend if the documents have not been submitted? अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर का बहुत ही बेसिक जरूरी बुनियादी सवाल था कि 7 करोड़ 24 लाख वोटर जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए उसमें से 7 करोड़ 24 लाख जिन्होंने फॉर्म जमा किए उसमें से कितने ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में जो बहुत लाखों वोटर के नाम लिखे हैं, जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, दरभंगा कैमूर की लिस्ट कहीं से मिली थी किसी 2 जिले की, वो उसका क्राइटेरिया क्या है? बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन क्या चालाकी हो रही थी कि 5-5 सवाल को लिया जा रहा था और उसमें से एक सवाल जो उन्हें लगता था कि जिसका जवाब देना मुश्किल है उसको बच जा रहे थे और गोलमोल डायलॉगबाजी कल कर रहे थे। तो दामिनी नाथ के जब इस सवाल का जवाब नहीं मिला जो मिलना चाहिए, भाई 7 करोड़ 24 लाख आपने कहा SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे जो कभी मांगे नहीं गए, जिस पर बवाल हुआ, तो बच गए सवाल इस सवाल से। तो फिर उसके बाद अनुभूति बिश्नोई इकोनॉमिक टाइम्स के उन्होंने फिर सवाल पूछा, उसी सवाल को जिसको डक कर गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अनुभूति बिश्नोई ने क्या पूछा उस सवाल को भी सुनिए।
Sir, Anubhuti Bishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any I'll of the reply. 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months. But the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn, maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise? अब अनुभूति बिश्नोई के सवाल का जवाब क्या दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और क्यों कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि हलफनामा देकर आप बताइए कि आप कितना सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो अनुभूति बिश्नोई के सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव आयोग मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट से काम करता है। बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर जो 10 बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर है, जो 10 बीएलओ के ऊपर है, मतलब पहले बीएलओ है फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर है, जो 10 बीएलओ के ऊपर एक सुपरवाइजर है, फिर एसडीएम है, सीओ है, ये सब उन्होंने बताया। जो भी वोटर लिस्ट के बारे में फैसले होते हैं वही होते हैं, और हम यहाँ से न किसी का काट सकते न जोड़ सकते हैं, इस तरह से बात की। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये सारा विषय डिसेंट्रलाइज है और अभी एसडीएम लेवल तक विचाराधीन है, जिसका फैसला 30 सितंबर तक आएगा। उसके पहले इस तरह का सवाल पूछना और बताना त्रुटिपूर्ण है, ये वो बात बोल रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बताना त्रुटिपूर्ण है। आपने 7 करोड़ 24 लाख की लिस्ट निकाली और 65 लाख को ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया, इसमें क्या त्रुटिपूर्ण है भाई? आपको कितने डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ आए, एक क्लिक पर बूथ वाइज चुनाव आयोग पता कर सकता है, उसको पता होगा। तो फिर ये इसमें आखिर तक पता चलेगा मतलब, और आखिर तक पता चलेगा तो जिसके दस्तावेज नहीं है वो क्या करेगा, कैसे जाएगा? क्लेम ऑब्जेक्शन के बीच में अभी कितनी परेशानियां हैं। तो चूंकि ऐसे सवाल का जवाब वो नहीं देना चाह रहे थे, तो त्रुटिपूर्ण जवाब बता दिया कि जवाब देना त्रुटिपूर्ण है, जबकि ये जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये लीक हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स में ही कि गोपालगंज में शायद 75% फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा हुए थे। उसके बाद एक सवाल, श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, डेटा आधारित जो काम होता है वो भी, और इलेक्शन कमीशन और ऐसे तमाम मामलों के जानकार हैं, अडानी मामलों के भी। परंजय गुहा ठाकुराता ने कितना जरूरी सवाल पूछा और ऐसे जर्नलिस्ट के सवाल का क्या जवाब मिला, सुनिए जरा परंजय गुहा ठाकुराता का सवाल। श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? अब परंजय गुहा ठाकुराता ने यही तो कहा कि इतनी हड़बड़ी में एसआईआर की क्या जरूरत थी, जब चुनाव सामने हो, बाढ़ आई हुई है, बहुत तरह की समस्या है, और उसके बाद 65 लाख लोगों की जानकारी आपने सुप्रीम कोर्ट की फटकार या ऑर्डर के बाद क्यों दी, और उसके बाद 5 बजे के बाद के वोट का भी जवाब दिया, और ये भी कहा, सवाल पूछा और ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र में वोट की गड़बड़ी के आरोप हैं उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस क्यों दे रहे हैं, चुनाव आयुक्त क्यों नहीं दे रहे, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? जाहिर है बीजेपी और चुनाव आयोग का अगर ज्वाइंट वेंचर नहीं है तो फिर अगर चुनाव आयोग पर आरोप है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग पर लगे आरोपों का जवाब कोई बीजेपी प्रवक्ता, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री क्यों देगा भाई? क्यों देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए चुनाव आयोग से संबंधित आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को देने की बजाय?
तो ये सवाल भी पूछे गए, लेकिन इसके जो जवाब दिए उन्होंने सैद्धांतिक टाइप से बड़ी बड़ी लफ्फाजी एकदम पैकेजिंग की शब्दों की ये सब उन्होंने कहा। और उसमें उन्होंने कहा कि अभी 15 दिन बाकी हैं शुचितापूर्ण चुनाव के लिए, शुद्धिकरण के लिए, ये बहुत ज़रूरी था। और यहाँ भी उन्होंने एक डायलॉग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उन्होंने फिर एक डायलॉग दिया और वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल या सवाल खड़े कर रहे हैं वो संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो संविधान के दुश्मन हैं एक तरह से। इस तरह से भी उन्होंने बात की। उसके बाद मुकेश कुमार सिंह फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय तक जी न्यूज़ और अलग अलग जगहों पर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत वाजिब जरूरी सवाल पूछा। मुकेश कुमार सिंह का भी जरा सवाल सुनिए आप। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाएं। चाहे कितने एफर्ट्स कर लें, यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। अब मुकेश कुमार सिंह ने बहुत जरूरी बात कही कि आप जिंदगी भर में पता नहीं कर सकते अगर ये सुविधा एपिक नंबर सर्च का ऐसे सुविधा ना हो। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई शिकायत आती है तो शिकायत की जांच पहले करेगा चुनाव आयोग या शिकायत करने वाले की कलई खोलेगा चुनाव आयोग? और चुनाव आयोग यही कर रहा है। कोई शिकायत की जांच करने की बजाय शूटिंग द मैसेंजर जैसे होते हैं, वो जो मैसेंजर है जो शिकायत करता है उसकी जांच करना या उसको गलत साबित करने में लग रहा है। जैसे राहुल गांधी ने चूंकि आरोप लगाया तो सबसे पहले राहुल गांधी को तुरंत हलफनामा देकर बताओ। और बहुत जगह जो आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, जैसे मान लो मेरे पर भी एफआईआर हो गई, अगर मैंने बताया कि वहाँ बीएलओ फर्जी तरीके से फॉर्म जमा हो रहे हैं, अधूरे फॉर्म जमा हो रहे हैं, गलत फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो एफआईआर मेरे खिलाफ होनी चाहिए, जांच के आदेश होने चाहिए। तो ये मुकेश कुमार का सवाल था। उस सवाल का भी जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, उस तरह के जवाब नहीं मिले। और ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। उनसे ये भी पूछा गया, अंकित गुप्ता जो एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूछा, मैं चाहता हूं अंकित का भी सवाल सुनिए। सही सवाल था, वाजिब सवाल था। अनिश सर, अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज से। सर, 2-3 सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि साल भर में जो है ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है कई बार होता है, स्पेशल समरी रिवीजन। तो इस साल की शुरुआत में जब जो है समरी रिवीजन हो चुका था तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में करीबन 22 लाख लोग मृत पाए गए, करीब 32 लाख शिफ्ट हो गए। तो ये आंकड़ा पिछले 6-7 महीने में 22 लाख लोग मर कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर समरी रिवीजन हुआ था और अब तक, तो ये आंकड़ा जो है क्यों इतना ज्यादा भिन्न, पहले ये सब क्यों नहीं हुआ? इसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, इसका मतलब तो ये है 2024 का 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था वो इसका मतलब जो तमाम आप 65 लाख का आंकड़ा अभी दे चुके हैं, हो सकता है ये आने वाले दिनों में और बढ़े, उन फर्जी मतदाताओं के साथ में हुआ था क्या चुनाव? ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है। तो क्या इन फर्जी मतदाताओं के साथ में 2024 का चुनाव हुआ था? तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है। और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इस तरीके के सवाल। अब अंकित गुप्ता का जो सवाल है बहुत जरूरी और वाजिब सवाल है, और यही बिहार के वोटर्स पूछ रहे हैं कि भाई 65 लाख लोगों को अभी आपने निकाला, जिसमें आपने कहा 22,30,000 लोग डेड कैटेगरी में है, 37 लाख लोग शिफ्टेड हैं, परमानेंटली शिफ्टेड एब्सेंट हैं, 7 लाख लोग जिनके डबल वोट हैं या मल्टीपल वोट है, जो भी है।
लेकिन सवाल उठता है कि अभी जब चुनाव हुआ पिछले साल 2024 में, तो इसका मतलब ये गड़बड़ियां 2024 में हुआ, तो लोग पूछ रहे हैं फिर उस चुनाव में ये डबल वोट वाले वोटर ने वोट किया क्या? और फिर जनवरी में जो आपने स्पेशल समरी रिवीजन किया, उसमें ये सब चीजें क्यों नहीं पकड़ी गई? जनवरी से अब तक कैसे हो गया? फिर उन्होंने उसका जवाब में ये भी कहा कि ये जो 22 लाख लोगों के मरने की सूची है वो लंबे समय की है, इसका मतलब पहले से छुट्टी आ रही थी, त्रुटि चली आ रही थी। इस बीच में कितनी बार एसआर हुआ, क्या हुआ और ये सब क्यों चली आ रही थी त्रुटि? और उसके बाद उन्होंने लॉजिक बहुत एक लफाजी के तहत के साथ लॉजिक दी कि कैसे जरूरी। हाँ, भूल गया, अनुभूति बिश्नोई ने एक सवाल और पूछा था। उनके सवाल का हिस्सा ये भी था कि पहले जहां चुनाव 6 महीने से कम वक्त में थे वहां एसआईआर नहीं हुआ था, अभी एसआईआर यहां क्यों किया जा रहा है, जो पहले एसआईआर इसी लॉजिक के साथ चुनाव आयोग ने नहीं किया था? उसका भी उन्होंने गोलमोल खैर जवाब देने की कोशिश की, लॉजिक उन्होंने गढ़ा। फिर सवाल उठता है, फिर महाराष्ट्र में अगर वोटर के टर्नआउट में अगर इतनी बढ़ोतरी हो जाती है लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच, जिसको राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, एक एक घर में 600 वोटर मिलने की, एक अपार्टमेंट में 5000 वोटर, ऐसे बहुत सारे सवाल उठे। तो महाराष्ट्र में एसआईआर क्यों नहीं चुनाव के पहले किया आपने? हरियाणा में एसआईआर क्यों नहीं किया? ऐसे तमाम सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन डायलॉग ये दे रहे हैं कि चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान के साथ खड़ा है, बिना सबूत के हम किसी मतदाता के नाम कटने नहीं देंगे। तो फिर जिनके ड्राफ्ट लिस्ट में कटे वो क्यों कटे? वो बीएलओ बिना मतदाता के जानकारी के बीएलओ कैसे दस्तखत कर रहे थे? और ये सब फर्जीवाड़ा हुआ तो किस तरह से डंके की चोट पर आप कह रहे हैं सब सही हो रहा है, और फिर किस तरह से, किस मुंह से आप उनसे हलफनामा मांग रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं? और जो हलफनामा अखिलेश यादव ने दिया और अखिलेश यादव उसकी एक्नॉलेजमेंट पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, तो उस छूट का क्या जवाब है? या उस हलफनामे की एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिखाने के बाद क्या जवाब है चुनाव आयुक्त का? और चुनाव आयुक्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पहले तो उसका मकसद भी लगता है टाइमिंग, कि छुट्टी के दिन आकर इस तरह से चुनाव आयुक्त अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस दिन वोट अधिकार यात्रा निकल रही है उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? चुनाव आयुक्त ने कहा, जब उनसे डेड लिस्ट और ये सब की भी बात की गई, पूछा गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ और ये सब मिलकर ड्राफ्ट तैयार करते हैं और क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड में अंतिम सूची उसके बाद बनेगी, त्रुटि रह जाए तो डीएम और उसके पास ये जाती है। अब ये बीएलए और बीएलओ मिलकर करते हैं ड्राफ्ट लिस्ट, तो जो मैंने देखा इतनी जगह, उसमें तो देखा कि बीएलओ धकाधक फॉर्म भर भी रहा है, जमा कर रहा है, खुद ही दस्तखत कर रहा है, जमा कर रहा है। मैंने देखा और मेरे जैसे तमाम लोगों ने देखा, तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई कि 200 400 लोगों के फॉर्म बीएलओ ने अपनी तरफ से भरकर जमा कर दिए। मैंने अपनी मां का नाम आपको जिक्र किया। तो फिर ये बीएलए और बीएलओ कागजी तौर पर कहना, और हर जिले के बीएलओ को बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके सारी लिस्ट बनाना। उन्होंने कहा दस्तखत सब जगह किए गए, सबकी सब तरफ से सत्यापित है। कल योगेंद्र यादव से मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा मैं चुनौती देकर कहता हूं, बिहार के 38 जिलों के बीएलए जितने हैं हर बूथ के, वो हर बूथ के बीएलए के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से ज्यादातर बीएलए की जानकारी के बगैर ये ड्राफ्ट लिस्ट बना, उनकी सहमति और सत्यापन के बगैर, सत्यापन और सहमति के बगैर, वरना आज इतना शोर नहीं था। खैर, इतनी बेशर्मी से झूठ बोलने वाले चुनाव आयुक्त के लिए मुझे लगता है आप कितना भी सबूत लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, बहुत मायने नहीं रखता। डेटा को लेकर उन्होंने कहा कि ये मशीन से जो सर्चेबल ऑप्शन है वो हम नहीं दे सकते। वहाँ भी उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, जिसका जब आज प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर लिखकर बड़े सख्त लहजे में, प्रशांत भूषण जो एडीआर के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा है। और बहुत सारे उनके जो योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर लिखा, भूल गया मैं, वो भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने लिखा कि क्या सवाल थे, जिन सवालों का जवाब, हालांकि वो मेरे वीडियो में आ गया, लेकिन फिर भी क्या सवाल थे जिनके जवाब आने चाहिए थे, जो जवाब नहीं आया। अब देखिए जो उन्होंने योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया, एक सेकंड। योगेंद्र यादव ने सवाल पूछे
उन्होंने कहा, योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 सवाल पूछे गए जिनका सही जवाब नहीं आया। राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया उसकी जांच क्यों नहीं? वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थे तो क्या पुराने चुनाव में घपला था? SIR से पहले पार्टियों से राय मशविरा क्यों नहीं किया गया? क्यों वो कह रहे हैं सभी स्टेक होल्डर है, सबकी सहमति से होना चाहिए, यही कहा जा रहा है सबकी सहमति से नहीं हुआ। चुनाव से पहले साल में इंटेंसिव रिवीजन न करने की स्थापित मर्यादा क्यों तोड़ी गई? इतनी हड़बड़ी में बाढ़ बारिश के बीच SIR क्यों की गई? ऐसे उन्होंने सारे सवाल जो है कि जो ये भी सवाल पूछा गया कि SIR के जरिए पुरानी लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिए निकले, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। सूत्रों के हवाले से एक खबर जरूर आ गई थी कुछ दिन पहले कि 37,000 या ऐसा कुछ, याद नहीं आ रहा मुझे, कितने घुसपैठियों की पहचान हो गई। तो ये सारे सवाल, उन सवालों का जवाब कायदे से देना, कन्विंसिंग देना, बड़ी बड़ी बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाना, ये अलग बात है। लेकिन उन सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए जो सवाल के जवाब उनको देने चाहिए थे। और ये सब चूंकि जल्दबाजी में हुआ, चूंकि BLO पर प्रेशराइज करके DM SDM के लेवल के अधिकारियों को दबाव बनाकर ये किया गया, तो इसलिए इतनी गड़बड़ियां हैं। आगे क्या होने वाला है? अब लिस्ट पब्लिश हो गई है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उस लिस्ट में से भी हम लोग को पता चलेगा कि 37 लाख लोग में से कितने लोग हैं कि परमानेंटली शिफ्टेड हैं या नहीं है, जिनका नाम कटा। अब कट गया तो उनको फॉर्म 6 जमा करना पड़ेगा। तो कटने से पहले अगर गलत कट गया तो ये किसकी जवाबदेही है? कट कैसे गया नाम? आप करो किसी कट नहीं सकता, कटा कैसे? और क्यों फिर फॉर्म 6 दे के वो नाम जुड़ा है अगर वो आदमी वहीं रह रहा है तो फिर इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों कर रहे हो? ये कौन सा इंटेंसिव रिवीजन है जिसमें जेन्युइन वोटर के नाम कट गए? इसका कौन जवाब देगा? सवालों की ऐसी फेहरिस्त है। मैं होता तो भी, लेकिन बहुत सारे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैंने पॉइंटर बनाया, BLA BLO सरपंच सब ने मिलकर मृतकों की लिस्ट बनाई, दुनिया भर के SIR में हड़बड़ी के बारे में भ्रम फैला जा रहा है, हर चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। तो ये किस तरह की शुद्धता की प्रक्रिया है जिसमें इतना फर्जीवाड़ा है? तो ये शुद्धता कैसे है? तो चलिए, बहरहाल राजीव कुमार शायरी सुनाते थे, ये भी डायलॉग सुना कर गए। हाँ, उन्होंने एक ये भी कहा कि चुनाव आयोग न पक्ष, हमारे लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है, हम समकक्ष हैं। लेकिन आपके लिए पक्ष है बीजेपी का पक्ष, और विपक्ष जो है सो है। वरना बीजेपी के नेताओं को आप बहुत मुफीद लगते हैं और आपके हर उल्टे सुलटे फैसले या चुनाव आयोग पर जितने आरोप हैं उनके जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे रहे होते, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे रहे होते। कई बार पता ही नहीं चलता कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहा है उसके बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के इतने वकालत करने क्यों आ जाते? भाई, किसने अपॉइंट किया बीजेपी को चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसका बचाव करने के लिए? उन पर लगे आरोपों के बचाव करने की जिम्मेदारी बीजेपी के प्रवक्ता को कौन दे रहा है? किस अधिकार से कर रहे हैं? तो इसका मतलब आपका पक्ष है, आपके साथ पक्ष है, वो पक्ष सत्ता पक्ष है, और विपक्ष जहां है उससे आप हलफनामा मांग रहे हैं। उससे आप कह रहे हैं कि अगर हलफनामा नहीं दोगे 7 दिन के भीतर, माफी नहीं मांगोगे, तो तुम्हारे पास तीसरा विकल्प नहीं। उसमें एक धमकी भी है, पता नहीं क्या मुकदमा करने वाले हैं। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। तो एक पक्ष तो है जो एक इलाके नहीं 5 इलाके में वोटों में गड़बड़ी और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उससे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है, और राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उनसे हलफनामा मांगा जा रहा है। बहरहाल करीब करीब गया पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी की यात्रा भी देखूंगा, और ऐसे वोटर्स जो बहुत सारे जो अगर हमें संपर्क में आएंगे जिनके नाम छूटे उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये भी हुआ, जो FIR हुई थी उसका नोटिस भी हमें सर्व होने वाला है 41 का, तो नोटिस सर्व कहाँ होगा उसके बारे में होगी, उसके बारे में पुलिस वालों से बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लगातार आप मेरे YouTube चैनल को देखते भी रहें, और आपको कोई भी सूचना है, आपके नाम छूट गए, कट गए, आपके रिश्तेदारों के कट गए, तो आप WhatsApp पर ज़रूर कॉल करें, संपर्क करें। नमस्कार।